गुड आफ्टरनून। फिज़िक्स में आज यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर बचा है जिसका नाम कैपेसिटेंस है। आज ये ख़त्म करेंगे, ठीक है। और फिर 2 वीडियो न्यूमेरिकल्स की आएंगी। फिर इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप देख लीजिए, ये आपकी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 है। पहला आपका चार्ज था, दूसरा फील्ड था, तीसरा पोटेंशियल था, चौथा कैपेसिटेंस है। देख लो सब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो जनरली जैसे आपने देखा होगा, ये जो टेबल फ़ैन होता है, ये जो आपका ये जो वॉल फ़ैन होता है जो ऊपर दीवार में लगा रहता है, तो इस फ़ैन में एक कंडेंसर नाम की चीज़ होती है। कंडेंसर वो ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। और बाहर इसके एक निब या पिन निकली रहती है, ठीक है। और जब इसके अंदर देखें हम, तो अंदर कॉर्क होता है। कॉर्क बोल लो या आप देख लो, जैसे पेपर टाइप का निकलता है कुछ, है ना। तो ये हमारा कंडेंसर होता है। इस कंडेंसर का काम क्या होता है, तो उससे पहले हम ये समझेंगे कंडेंसर इसे कब बोला जाता था। इसे बोला जाता था बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर था, उससे पहले इसे कंडेंसर कहा जाता था। और आजकल इस चीज़ को मॉडर्न लाइफ में इस चीज़ को कैपेसिटेंस कहते हैं। होता क्या है कैपेसिटेंस? डिनोट सी से होता है। कैपेसिटेंस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच इट स्टोर, ये स्टोर करता है कौन? बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी की कोई विशेषता या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये स्टोर करता है चार्ज को और एनर्जी को। एनर्जी कौन सी वाली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई बॉडी क्या करती है? चार्ज और एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। अच्छा, तो जो बॉडी करती है उसे क्या बोलते हैं? तो बॉडी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ही वो बॉडी है जो चार्ज और एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करती है, ठीक है। और किस वजह से कर पाती है या क्या उसमें प्रॉपर्टी होती है? तो वो कैपेसिटेंस है। बॉडी कौन है? कैपेसिटर। प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, तो कैपेसिटर को ही हम कंडेंसर कहते थे, ठीक है। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही बॉडी का नाम है। कैपेसिटर आज के वे में कहते हैं, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कंडेंसर कहा जाता था। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से ये चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं, है ना। तो इतनी बातें आपको पता चली। अब देखिए, मैं प्रिंसिपल बता देता हूँ आपको कैपेसिटर का क्या है। प्रिंसिपल कैपेसिटर का वही है जो साइंस या फिजिक्स का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब किस सिद्धांत या किस रूल के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब यही है कि कम रूल्स या कम लॉज से हम इस पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। साइंस का मतलब क्या है? छोटे से हम पे 4 ही तो इक्वेशन है फिज़िक्स में। इक्वेशंस 4 ही हैं, लॉज ऑफ मोशन वाली, आपको भी पता है। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक डिस्टेंस इन nth सेकेंड है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशन से हम सारे मोशन बता देते हैं। ऐसे ही आप पे 3-4 लॉज हैं, 3-4 कंजर्वेशन लॉज हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, मास, इनसे पूरी दुनिया या कायनात हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहीं पे उसका ये प्रिंसिपल है। साइंस का मतलब क्या है? कम चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन कर पाएँ। तो कैपेसिटर का भी ऐसे प्रिंसिपल है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है कि कम से कम बॉडी में या कम से कम बॉडी की डायमेंशन होने चाहिए, या कम से कम बॉडी का स्पेस हो, कम जगह में या कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज और एनर्जी को हमें स्टोर करना है। ये कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल हो जाता है कि कैपेसिटेंस हमें बहुत छोटा सा बनाना है, जैसे पंखे में रहता है, और इस छोटे से उससे ही हम बहुत सारी चार्ज और एनर्जी क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो फ़ैन होता है, अगर मैं उसे बंद करूं तो वो एकदम से बंद नहीं होता,
वो थोड़ा सा चलता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और फिर वो रुक जाता है, अपने एक एब्सोल्यूट रेस्ट में आ जाता है। तो वो जो एनर्जी, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बंद कर दी है स्विच से, तो जो एनर्जी उसे धीरे धीरे मतलब वेलोसिटी कम करने में मदद कर रही है, वो हमारी यही एनर्जी है, कैपेसिटर की एनर्जी। ठीक है, ये कैपेसिटर की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो वो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी है, जिसमें स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये है, टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज या एनर्जी, टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज या एनर्जी इन स्मॉल स्पेस, कम से कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज और एनर्जी अगर स्टोर कर पाएँ तो ये हमारा कैपेसिटर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमने जो कैपेसिटर बनाए हैं उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कैपेसिटर में जितना हमें चार्ज स्टोर करना है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना मिल रहा है। आप पोटेंशियल पढ़ के ही आए हैं कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच या होल ऑफ द कैपेसिटर में, उतना ही ज़्यादा ये चार्ज और एनर्जी स्टोर करेगी। तो यहाँ से इसका प्रिंसिपल हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने ये लिखा। तो इसे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि चार्ज स्टोर्ड, जो हमारा चार्ज स्टोर्ड है या जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, डेल्टा वी। और क्योंकि हम इनिशियली स्टार्ट हमेशा कैपेसिटेंस में जीरो पोटेंशियल से करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फाइनल वी इनिशियल जीरो, मतलब कुल मिला के वी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। हमने चार्ज और एनर्जी का स्टोर देख लिया। अब इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल में देखते हैं असली में ये चीज़ कैसे मायने रखती है। तो अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको बोला जो चार्ज स्टोर्ड है लेटर से उसे Q मान लीजिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के बराबर होगा, मतलब Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब डायरेक्ट हटेगा तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आना चाहिए। बच्चों, उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम है C। ये C क्या है? C यहाँ पे कैपेसिटेंस है। मैंने बताया था ना, कैपेसिटेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, जिसकी वजह से कोई भी कंडेंसर या कैपेसिटर लार्ज एनर्जी या चार्ज स्टोर कर पाता है। तो C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की क्या है? ये कैपेसिटेंस है। अब आप यहाँ से तरह तरह के फार्मूले बना सकते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी है, तो आप C को हम लिख सकते हैं Q बाई वी। ये हमारा दूसरा फार्मूला बना। Q इज इक्वल टू सी वी हुआ और V की वैल्यू आपकी बनी Q बाई सी। ये आपके तीन फार्मूले इंटरचेंज होके आ सकते हैं। ठीक है, हमें अभी मतलब C से है, हमें अभी मतलब C वाले से है, तो हमें पता चला C इज इक्वल टू Q बाई वी है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा कैपेसिटेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरी बात इसकी SI यूनिट कितनी होगी, तो अगर हम डिराइव यूनिट देखें, डिराइव यूनिट यहाँ से कितनी बनी आपकी, कूलम पर वोल्ट बनी है ना। चार्ज आपका कूलम में होता है, पोटेंशियल आपका वोल्ट में होता है, तो कूलम पर वोल्ट बनी, कूलम पर वोल्ट। पर इसे बच्चे बोलते हैं फैरड, FARED, फैरड। आपने सुना होगा, आगे जाके सुनोगे, माइकल फैराडे। केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ ही लिया होगा स्कूल में, और आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आएगा। तो फैरड, ठीक है, वहीं पे फैरड एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बेस है ये। ठीक है बच्चों, फैरड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अगर मैं बात करूँ अर्थ की, अर्थ जो खुद है, अर्थ, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है ओवरऑल, क्योंकि अर्थ इस दुनिया का सबसे बड़ा कंडक्टर है। अर्थ इज द बिगेस्ट कंडक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, बिगेस्ट कंडक्टर एंड कैपेसिटर, सबसे बड़ा कंडक्टर है, सबसे ज़्यादा चार्ज और एनर्जी को ये ही पास होने देता है अपने से, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा चार्ज और एनर्जी को भी यही स्टोर करता है। आपने देखा ही है, जितने भी मॉडर्न हम हाउस बनाते हैं उसमें हम अर्थिंग के लिए एक वायर लगा के रखते हैं, वो जो ज़मीन तक जाती है। ठीक है, अर्थिंग के लिए एक वायर लगा के रखते हैं जो ज़मीन तक जाती है। तो जितनी भी कभी लाइटनिंग आए या थंडर स्टॉर्म आए, तो जितनी भी एक्सेस चार्ज होता है जो हमें नुकसान दे सकता है, वो इसी अर्थिंग के थ्रू या उसी वायर के थ्रू अर्थ में समा जाता है। तो अर्थ
इन्फानाइट या अनलिमिटेड अमाउंट में चार्ज और एनर्जी को अपने पे स्टोर कर सकती है, ठीक है। पर इसका कैपेसिटेंस खुद भी कितना होता है, इसका कैपेसिटेंस 0.6 से 0.7 फैरड होता है, इतना कम है। अर्थ का खुद इतना होता है 0.6 से 0.7 फैरड, कम नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कुलम 1 कुलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ऐसे ये 0.6 और 0.7 फैरड भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। तो हमें जनरली डील किस में करनी है, हमें जनरली डील करनी है माइक्रो फैरड या मिली फैरड में, ठीक है। या तो माइक्रो फैरड या मिली फैरड या नैनो फैरड में। अच्छा, माइक्रो फैरड क्या होता है? माइक्रो फैरड आपका होता है 10⁻⁻6 फैरड, मिली 10⁻⁻3 फैरड, नैनो 10⁻⁻9 फैरड, सेंटी आपको पता ही है 10⁻⁻2 फैरड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। इतनी आपको बात पता चली, SI USI आपने देख ली। अब कभी कभार कंपटीशन में इसके डायमेंशन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको डायमेंशन भी इसके आने चाहिए, ठीक है। तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस का, हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यहीं से देखिए चार्ज अपॉन वोल्ट, चार्ज अपॉन वोल्टेज, और इनके निकालने पड़ेंगे आप लोगों को अलग अलग से और यहाँ पुट करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो पॉज करके खुद करिए, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। देखिए चार्ज कोई फंडामेंटल नहीं होता, चार्ज का होता है करंट इनटू टाइम। करंट आपका एम्पियर में होगा, टाइम आपका टी में होगा, टाइम आपका टी में हो जाएगा, ठीक है। करंट आपका एम्पियर में हो जाएगा। तो करंट के तो डायमेंशन 80 आ गई, पर आपको पोटेंशियल का निकालना है। और पोटेंशियल का हम निकालेंगे कैसे, कभी निकाला है आपने पोटेंशियल का? तो पोटेंशियल के निकालने के बहुत तरीके हैं, अगर आप करना चाहें तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने ये तो सुना होगा कि E जो होता है वो V/R होता है, E इज़ इक्वल टू dV/dR। तो वहीं से करा हमने, E इज़ इक्वल टू V/R। R आपका डिस्टेंस है, E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और V आपका पोटेंशियल है। तो V की वैल्यू आपकी कितनी आई, ER आई, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, V की वैल्यू आपकी ER आई। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी फंडामेंटल नहीं होता, तो इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फोर्स अपॉन चार्ज होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम F/Q लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, इस E की जगह F/Q लिख दिया, साथ में R चल रहा है, ठीक है। Q का आपने अभी देखा था, ठीक है। Q का कितना है आपने अभी देखा था, IT है, ठीक है। Q का अभी कितना है, IT है। और फोर्स का आपको पता है MLT-2 होता है, ठीक है। और साथ में ये डिस्टेंस जो R है इसका खुद L होगा, ठीक है। तो अब आपको सारे मिल गए हैं, तो हम पुट करेंगे। देखो IT को फिर वही 80 लिखेंगे, ठीक है। IT को 80 लिखेंगे, तो ज़रा निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो हमने देखा Q का डायमेंशन तो A इंटू टी है, ठीक है। वोल्टेज के डायमेंशन है, इधर है MLT-2, ठीक है। और ये प्रिंसिपल डिवीजन है, ठीक है, इससे बड़ा डिवाइड कोई नहीं है। साथ में यहाँ पे L है और अपॉन में IT है। ये IT डायमेंशन में क्या बन जाएगा, I का तो A आता है और T का T आता है। ये पूरी चीज़ जो है बेटा ऊपर जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल डिवीजन है। इसके नीचे जो भी होता है, इसके डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के देखिए आपका A इंटू A, क्योंकि ये A ने भी ऊपर जाना है और एक A पहले से है, तो A इंटू A आपका A² बना। टी भी ऊपर जाएगा टी के साथ, तो ये बनेगा आपका T², ठीक है। इसके बाद देखिए m जो है नीचे है, ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 बनेगा। उसके बाद देखिए L इंटू L आपका L² हुआ, और L² ऊपर जाएगा तो l⁻2 बनेगी। इसके बाद आपका देखिए T⁻2 है, ये -2 ऊपर जाएगा तो T⁻+2 बन जाएगा। आपको आदत हमेशा m को पहले लिखने की है, तो m⁻1 हो गया। L को लिखिए, l⁻2 हो गया। T को लिखिए, T⁻2 और 2 कितना, 4 हो गया। और A को लिखिए, A की पावर कितनी हो गई, 2। तो ये इसका डायमेंशन आ गया, किसका, कैपेसिटेंस का ये डायमेंशन हो गया। क्लियर, ये कैपेसिटेंस का हमारा क्या है, डायमेंशन है। अच्छा, इसके बाद अगर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आपको ये भी पता चल गया कि स्केलर क्वांटिटी है ये। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे हमने अर्थ देखी थी, तो वो स्पेयर होती है शेप में। अभी हम उसे, वैसे तो आपको भी पता है जियोइड होती है उसकी शेप, GEOID, जियोइड शेप होती है उसकी, GEOID, जियोइड,
शेप होती है उसकी, पर आज हम उसे स्फेरिकल मानेंगे। तो ज़रा हम ये नोट में देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होता है स्फेरिकल कंडक्टर का। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, फार्मूला तो वही रहेगा, C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी, वहीं से निकालेंगे। पर जैसे हमारी अर्थ होती है स्पेयर, तो पहले इस स्पेरिकल अर्थ के लिए, जैसे हमने अर्थ ही मान ली सपोज़, तो इसके लिए आप मुझे बताइए पोटेंशियल कितना होता है। तो अगर यहाँ पे हमने क्यू चार्ज दिया होता, ठीक है, तो इस और यहाँ पे अगर रिलेटिवली जीरो होता तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्यू ही वी ही होता। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस टोटल वी बन रहा है और यहाँ पे जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस जीरो वी ही होता। तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम पोटेंशियल ही देख लेते हैं कितना होता है। तो बेटा आपको पता है किसी सिंगल पॉइंट या स्पेरिकल के लिए जो पोटेंशियल होता है जब सिंगल चार्ज हो तो वो होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेटर से इस बॉडी का रेडियस या अर्थ का रेडियस आर है, तो पोटेंशियल होता है आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इतना होता है। बस अब देरी किस चीज़ के, C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी लगाओ, और क्यू आप एक काम करिए V की ही वैल्यू डालिए यहाँ पे। तो V की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, V की वैल्यू ये पूरी है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू से क्यू कैंसिल होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चले जाएगा। तो कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए आपका आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और जबकि आपको ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खुद ऊपर है। जब ये 1 अपॉन समथिंग में होता है, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो 9 × 10⁹ आता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खुद ऊपर है तो आर ऊपर रहेगा, और ये जो पूरी वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी ऐसे 9 × 10⁹, और ये आपका फैरेड में आ जाएगा। ठीक, इतनी सी बात थी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों ने समझ ली। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे इसमें, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर आपका हो गया। पर जनरली जो आपके कैपेसिटर होते हैं वो आपके स्फेरिकल नहीं होते, वो दिखते तो सिलेंड्रिकल हैं, पर अंदर उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। अंदर उसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, तो हम पे जो कॉमनली सीन कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल प्लेट फॉर्म में होते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल लो या कंडेंसर बोल लो, बात एक ही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं होता कैसा है। ये जैसे मैंने ये हम पे एक टिपिकल दिखने वाला कैपेसिटर है, इसमें 2 यहाँ पे प्लेट लगी रहती हैं ऐसे। ये यहाँ पे 2 प्लेट्स लगी रहती हैं, पैरेलल होती हैं आपस में। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और बाहर सॉकेट के लिए ऐसे 2 कनेक्शन बने रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये पिन्स लगती हैं। यूएस में ऐसे ही चलते हैं सारे चार्जर और स्टैंड, है ना। हम पे तो 3 पिन्स वाले होते हैं ना, वहाँ ऐसे चलते हैं 2 पिन वाले। तो दिखने के लिए तो बाहर तो ये सिलेंड्रिकल है, पर आपको भी पता है काम तो अंदर 2 पैरेलल प्लेट कर रही हैं, चार्ज के लिए या पोटेंशियल के लिए या कैपेसिटेंस के लिए, तो इसलिए इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इसका इनसाइड व्यू दिखा देता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो हम पे 2 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उन 2 प्लेट्स को मैं थोड़ा डार्क वे में बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 2 प्लेट्स हो गई, और परफेक्ट बनाना स्केल की मदद से दोनों का एरिया सेम होता है। बीच के एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनका अपना एरिया, मतलब ये कितना थिकनेस और लेंथ का है, ये कितनी थिकनेस और लेंथ का है। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ तो उसी की बात कर रहे हैं, बीच के एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें एक प्लेट तो इंसुलेटिंग स्टैंड में होती है, इंसुलेटिंग स्टैंड में होती है। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड दिखने को तो ऐसा लगेगा जैसे पोल है और नीचे
कुछ ईंट का बना रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक छोटा सा हम कार्बन या पोर्सिलिन का, काले से कलर का, जो आप फोड़ते भी हो बबल वाले, उनका हम एक स्टैंड बना के रखते हैं। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, मतलब इससे कोई चार्ज लीक नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेट हो गया ना, तो सारा चार्ज ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ से कोई चार्ज लीक नहीं करता। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम अर्थिंग दे के रखते हैं, है ना। तो अर्थिंग बनानी है तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। देखिए अर्थिंग का सिंबल ऐसा होता है, ये हमारी अर्थिंग हो गई। और यहाँ से क्या होगा, ताकि कैपेसिटर ख़राब ना हो, इन केस कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गई, जो एसी में बहुत कॉमन है, जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो छोटे छोटे अप्लाइंसेस जैसे आपके चार्जर हो गया, है ना, आयरन हो गई, टोस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें, कैपेसिटर हो गया, तो इनको थोड़ा ख़राब होने का या एक्सेस वोल्टेज सफ़र करने का नुकसान होता है, जिससे इनकी सारी फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगी। तो जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो यहाँ से निकल जाता है बाहर को, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, अब इनके बीच में क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस या एयर होती है जनरली, है ना। पर हम कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इसके बीच में कुछ मीडियम डालते हैं, पर अभी तो फ्री स्पेस ही है। अब देखिए होता कैसे है, लेटस से अभी के लिए हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे एक रॉड की मदद से, मान लो वो रॉड नेगेटिव है, उसकी मदद से यहाँ पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ये हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब यहीं एक गलती होती है कि हम साइन कन्वेंशन कैसे बनाएं। तो पहली बात तो ये इंडक्शन हुआ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पॉजिटिव आए ना, तो इस वाली पहली वाली प्लेट जो हमारी ए है, दूसरी वाली बी है, तो पहली वाली प्लेट के अगर बाहर पॉजिटिव होगा तो दूसरी वाली प्लेट के अंदर नेगेटिव बनाना है ना। ये देख लो, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहली वाली प्लेट के अगर बाहर पॉजिटिव होगा तो अंदर वाली प्लेट के अंदर नेगेटिव होगा, ठीक है। पहली वाली प्लेट के बाहर पॉजिटिव होगा तो दूसरी वाली प्लेट के अंदर नेगेटिव होगा, ये आप लोगों को समझना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्रोसेस तो यहाँ के बाहर और यहाँ के अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ या इंड्यूस हुआ, ये तो हमारा इंडक्शन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, इंडक्शन की वजह से हुआ। पर जो ये नेगेटिव है, इसके लिए यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बहुत बैफलिंग चीज़ है, पर आपको समझ ही नहीं है कि जो ये नेगेटिव है, इसके लिए जो पॉजिटिव चार्ज आया, ये इंडक्शन की वजह से नहीं आया, ये कंडक्शन की वजह से आया। हालांकि आप अपनी बुक को रिफ़र करोगे या सप्लीमेंट्री मटेरियल को रिफ़र करोगे तो वहाँ पे आपकी इसके लिए इसको ठीक कर देते हैं, मतलब कंसेप्ट से ही हम डिबेट हो जाते हैं, पर हमें आपको पता ही है सही पढ़ना है। तो आप ये देखिए कि हमने ये पॉजिटिव था, इस प्लेट के बाहर, ए वाली प्लेट के बाहर पॉजिटिव था, तो बी वाली प्लेट के अंदर कितना आया, नेगेटिव आया। कितना आया, नेगेटिव आया। और ये किसकी वजह से आया, इंडक्शन की वजह से आया। पर जब दूसरी वाली प्लेट या बी वाली प्लेट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो कंडक्शन की मदद से पहली वाली प्लेट के अंदर पॉजिटिव इंड्यूस नहीं, कंडक्ट करा देगी। क्या करा देगी, कंडक्ट करा देगी, ठीक है। इतनी बात। अब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ही होगा, सोचो ज़रा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ही होगा। बच्चा पॉजिटिव ही होगा, तभी मैं बोल रहा था बुक में आसान होता है, तो थोड़ा इसे पॉइंट में सीखना है ना। ये कभी आता तो है नहीं, पर कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए, आगे जाके आप लोगों ने साइंटिस्ट इंजीनियर बनना है। क्योंकि अर्थ खुद नेगेटिव होती है, तो जिस चार्ज को ये लेना चाहेगी वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आता है। मैं दोबारा बता दूँ, ए के बाहर बी के अंदर, ए के बाहर पॉजिटिव बी के अंदर नेगेटिव, किसकी वजह से, वाया इंडक्शन। बी के अंदर नेगेटिव हो गया तो ए के अंदर भी पॉजिटिव आया, वाया वाया क्या, बोलो, कंडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो अपोजिट एंड में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अर्थिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वही है कि एक तरह का अरेंजमेंट है, लिख लो इसे कि इट इज़ एन अरेंजमेंट बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल स्पेस। ये एक तरह का अरेंजमेंट है जिसकी वजह से या जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में चार्ज और एनर्जी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। अब ज़रा इसका सिंबल देखिए,
जनरली सारे कैपेसिटेंस का सिंबल एक जैसा ही होता है, बट ज़्यादातर यूज़ पैरेलल प्लेट के लिए होता है। तो सिंबल दो तरह के होंगे, एक तो फिक्स होगा और दूसरा वेरिएबल होगा। ठीक है, फिक्स और वेरिएबल। आपकी जो फिजिक्स है उसमें 3 तरह के एलिमेंट हैं आप लोगों पे। तो पहला एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा आप पढ़ ही चुके हो छोटी क्लास में, रजिस्टर। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे बना दिया। कैपेसिटेंस का सिंबल ऐसे होता है, ये वायरिंग है। कैपेसिटेंस का सिंबल ऐसे होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे भी ये प्लस है, ये माइनस है। अभी तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर जैसे ही मैं वेरिएबल में एरो बना देता हूँ तो इसका मतलब ये वेरी करेगा, इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये वेरी करेगा और इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। तो आप लोगों को ये समझना है। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि जब फ्री स्पेस होता है तो कैपेसिटेंस होता है कितना है, तो हम उसे सी नॉट बोलेंगे और बहुत बार सी नॉट के लिए सी भी यूज़ कर लेंगे। ये हम पे एक तरह की लिबर्टी है। तो सी नॉट होता है आपका एप्सिलन नॉट ए बाई डी, एप्सिलन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये ए क्या है, तो डी तो ये रहा, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो आपको पता चल गया डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपका स्मॉल डी है ये। और ईच प्लेट अपने खुद का एरिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बीच का एरिया नहीं, हर प्लेट का एरिया, हर प्लेट की लेंथ इनटू थिकनेस जो है, ठीक है, वो कैपिटल ए है। ठीक है, तो कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर प्लेट का जो एरिया है उसे हम कैपिटल ए कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बीच का एरिया नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी डेरिवेशन करें तो वेल एंड गुड, बहुत इजी है ये डेरिवेशन करना, आप लोगों को आ ही जाएगा। ठीक है, हम ये मिटाते हैं और ज़रा समझते हैं ये आई कैसे होगी, है ना। तो ज़रा आप डेरिवेशन देख लो इस चीज़ की कैसी है। तो हमने इसे डिराइव कैसे करा, हमने कुछ इसे ऐसे डिराइव करा कि जनरली सी का जो फार्मूला होता है या सी नॉट का जो फार्मूला होता है वो क्यू बाई वी होता है। ठीक है, और बच्चों आप अभी पढ़ के आए कि ई आपका वी बाई आर होता है। आर एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, आर एक तरह का क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो आज आर की जगह हम वही डिस्टेंस लिख लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, डी। तो ई इज़ इक्वल टू वी बाई डी हो गया आपका, और वी की वैल्यू आपकी ई डी हुई। तो ज़रा अगर हम यहाँ सी नॉट ऐसे लिखें, क्यू ऐसे लिखें, और वी की जगह अगर हम ई डी लिख दें तो देखते हैं क्या काम हुआ। अच्छा बच्चों, हमने ये देखा था कि पिछली क्लास में प्लेट के लिए, किसी प्लेट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, किसी प्लेट के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट आता है। शायद दो प्लेट्स के बीच का एरिया कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट होता है, अगर उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, सेम हो। गॉस थ्योरम की हमने आखिरी केस यही पढ़ा था। तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट अगर आपका होता है, तो अगर आप ये डाल के देखें तो सी नॉट इज़ इक्वल टू क्यू। ओके, E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट हुई और यहाँ पे आपका D हुआ। ठीक है, E की वैल्यू आपने सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट डाल दी। अब ये एप्सिलन नॉट भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा आपका। जब ये एप्सिलन नॉट आपका ऊपर चले जाएगा तो आप पे सी नॉट की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी Q टाइम्स ऑफ एप्सिलन नॉट अपॉन सिग्मा D। ये आप पे सी नॉट की वैल्यू आ गई। अब अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा होता क्या है, तो आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो आपका सिग्मा होता है वो आपका चार्ज अपॉन एरिया होता है। सिग्मा जो होता है आपका वो आपका क्या होता है, चार्ज Q, और एरिया आज वही लेंगे जिसकी ज़रूरत है A। और इस सी नॉट की वैल्यू फिर क्या बनी, इस सी नॉट की वैल्यू फिर बनी Q ऐसी रहा, एप्सिलन नॉट भी ऐसी रहा। नॉट मतलब एयर ही होता है या वैक्यूम। सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया आया और D आपका चल ही रहा है। Q से Q आपका कैंसिल हो गया
जो नीचे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर। तो सी नॉट की वैल्यू क्या आई, एप्सिलन नॉट तो चल ही रहा है, ए भी आया साथ में, और यहाँ पे लिख लिया डी। और ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ हैं, एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम ही होता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, कि साइंस एडवांसमेंट करती रहती है, तो हर समय तो एयर ही नहीं रख सकते ना बीच में, कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ डाइलेक्ट्रिक टाइप का भी रख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या फ़र्क पड़ता है सी नॉट पे। ठीक है, तो हमने एक मास्टर फार्मूला लिखा ही था, मैंने आपको बोला था वो जो डाइलेक्ट्रिक का फार्मूला है उसमें जगह छोड़ के रखना, कुछ ना कुछ हम ऐड करेंगे ही। तो आज देखते हैं हम ऐड करते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं कि चेंज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई हम पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों जो नया कैपेसिटेंस होगा वो पहले वाले से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये जो हमारी प्लेट्स थी इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, तो कैसे फ़र्क पड़ेगा। इसे डाल भी अलग अलग तरीके से सकते हैं, पूरा भर सकते हैं, आधा भर सकते हैं, ऐसे आधा हो सकता है, ऐसे आधा पूरा, तो वो आगे केस आएंगे। एक क्वेश्चन में आपको वो कवर कराऊंगा। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं क्या होगा। तो न्यू कैपेसिटेंस जो होगा, न्यू कैपेसिटेंस वो ग्रेटर होगा ओल्ड कैपेसिटेंस से। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि के हमेशा एक से ज़्यादा होता है, आपको ये पता ही है। ठीक है बच्चों, ये भी पता है ना, के मेटल का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, CCl4 का 0 होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अच्छा, न्यू कैपेसिटेंस अगर हमारा Cm हो गया, ओल्ड हमारा C0 चल रहा है, तो कैसे बड़ा होगा, ये K टाइम्स बड़ा होगा, तो Cm इज इक्वल टू KC0 हो जाएगा। मतलब Cm की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, KFE, C0 की वैल्यू आपकी कितनी है, एप्सिलन नॉट A/D। तो आपका Cm इतना बन जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलन नॉट A/D, दैट मीन्स C0। ओके, सो अब समय आ गया है कि हम मास्टर फार्मूला जो है उसको मॉडिफाई कर लें, है ना। तो क्या था वो मास्टर फार्मूला, वो मास्टर फार्मूला कुछ ऐसा था कि K सबसे पहले क्या होता है, K सबसे पहले होता है एप्सिलन m बाई एप्सिलन नॉट, ये होता है। एप्सिलन क्या होता है, परमिटिविटी, है ना। एप्सिलन m बाई एप्सिलन नॉट होगा। बच्चों फोर्स जो होता है वो 1/4 एप्सिलन नॉट होता है। तो अगर फोर्स ऊपर तो एप्सिलन नीचे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एप्सिलन m ऊपर है तो Fm कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जैसे यहाँ है। और अगर एप्सिलन नॉट नीचे है तो F0 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो F0 बाई Fm होता है। ठीक है बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब अगर F मतलब फोर्स F0 ऊपर तो E0 ऊपर और EM आपका नीचे। बच्चों इसके बाद आपने अभी ये पढ़ा कि V इज इक्वल टू ED होता है, V इज इक्वल टू ED होता है। ये सारी चीज़ें आप लिखते रहा करें, अपने को महान मत समझा करें, है ना। ये जो जितनी भी चीज़ें लिखा करो। तो V और E के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर E0 ऊपर है तो V0 भी ऊपर आएगा और Vm नीचे आएगा। ठीक है, और बच्चों अगर हमने अभी देखा कि K जो होता है वो Cm अपॉन C0 भी होता है, तो K की वैल्यू Cm अपॉन C0 आ गई। तो आपको बस इतना याद रखना है, देखिए K ऊपर तो एप्सिलन m ऊपर, ठीक है, F0 नीचे, E0 नीचे। अच्छा यहाँ तो ओ उल्टा हो गया ना। चलो छोड़ो, ऐसे ही समझ लो, ये भी ठीक ही है,
उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे तो कंफ्यूज होने के बहुत चांस है। तो ये मास्टर फार्मूला थोड़ा अपना ऐड कर लेना। के की वैल्यू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, एफ के टर्म्स में क्या है, ई के टर्म्स में क्या है, सी के टर्म्स में क्या है, वी के टर्म्स में क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लिया करें। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम बच्चे अब ये देखें एक नोट बना के कि क्योंकि प्लेट में पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल तो आ ही गए ना, प्लेट में आप पोटेंशियल ला गए, उस पोटेंशियल की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। जैसे एक प्लेट ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और दूसरी प्लेट ने भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पे फोर्स लगाएगी और इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पे फोर्स लगाएगी। तो आप पे यहाँ पे फोर्स भी तो एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों प्लेट में सेम होगी क्योंकि चार्ज सेम है। ठीक है, ये बात आती है ना समझ में कि दोनों में सेम चार्ज प्रोड्यूस या डेवलप होगा। दो प्लेट हैं हम पे जैसे ए और बी, बस इतना हो सकता है, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज हो तो इस पर माइनस क्यू चार्ज होगा, इतनी बातें हैं ना। और ये जो चार्ज है मैं इनसाइड चार्ज की बात कर रहा हूँ, है ना, इनसाइड वाले चार्ज की, है ना। तो हमेशा आदत डालो, यहाँ माइनस लिखो यहाँ प्लस लिखो, इनसाइड चार्ज की बात कर रहा हूँ जो इन प्लेट में यहाँ है। जैसे यहाँ पे आपका माइनस होगा, यहाँ आपका प्लस होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी ई, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोनों प्लेट में फोर्स कितना बनेगा। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस साइड जा रही है ना, राइट से लेफ्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फोर्स ऑन ईच प्लेट कितना होगा, फोर्स ऑन ईच प्लेट, हर प्लेट पे कितना फोर्स होगा। तो बच्चों फोर्स का एक ही फार्मूला होता है, अगर आप लोगों को पता हो, फोर्स होता है क्यू ई। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एफ अपॉन क्यू, तो फोर्स होता है क्यू ई। आपको भी पता है चार्ज कोई सा भी लो क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट के लिए होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड सिग्मा इज़ योर चार्ज अपॉन एरिया। तो देखिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मैंने ऐसे रहने दिया, सिग्मा आपका चार्ज अपॉन एरिया ए होता है। तो देखिए खुद ही फोर्स होता है क्यू ई, क्यू हमने ऐसे रहने दिया, ई की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखी, और ई खुद चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो क्यू इंटू क्यू आपका क्यू स्क्वायर आ गया, और नीचे बना आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, तो ये हर प्लेट में जितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा उतना है। बच्चों हमने ये देखा अभी तक, फिर मैं आपको नोट बता दूं कि कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आपका कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस आर होता है। कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम पढ़ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। जब अगर हम यहाँ मीडियम डाल दें तो यहाँ पे भी के लगेगा ऊपर और यहाँ पे भी के ही लगेगा। ठीक है, पहले में तो कोई ऊपर नीचे है नहीं, तो पहले में के इधर लग जाएगा और इधर भी ऊपर लगेगा। अब अगर हम बात करें, एक हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब अगर क्या हो कि कैपेसिटर खुद सिलेंड्रिकल शेप का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपने दो प्लेट रखी और उसका जो ढांचा है प्लास्टिक का वो सिलेंडर बना दिया, नहीं। आज मैं खुद ही बात कर रहा हूँ कि जो पूरा कैपेसिटर ही है वो सिलेंड्रिकल हो। मैं डब्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, डब्बा तो आप कैसे भी शेप का बना दो, ठीक है। मैं आज इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर कैपेसिटेंस आपका खुद ही सिलेंड्रिकल हो तो उसका क्या फार्मूला होगा। डेराइव नहीं करना, डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो फार्मूला तो होगा कुछ है, तो क्या है, तो उसका फार्मूला है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बेस ई आर बी बाई आर ए। अगर किसी ने मेरे से पिछली क्लास में, मतलब क्लास 11th में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा टॉपिक था, उसमें भी हमने यही फार्मूला पढ़ा था। वहाँ पे हमने थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सिलेंड्रिकल वो निकाली थी, तो वो भी इतनी आई थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बेस ई आर बी बाई आर ए। ठीक है, ये है क्या, ये बस इतनी सी बात है कि अगर आप पे कोई सिलेंड्रिकल
मतलब दो सरफेस वाला कोई आप पे कैपेसिटेंस हो जिसका अंदर वाला रेडियस, इतना रेडियस तो आपका आर बी है, और ये जो बड़ा वाला रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपका आर ए है। ये छोटा वाला आपका आर बी हो गया, बड़ा वाला आर ए हो गया, दोनों एक ही लेंथ के होंगे, कंसेंट्रिक लेंथ के, जिसको हम एल मान लेंगे। तो एल इसकी पूरी लेंथ है, आर ए आपका इनर, हाँ इसको बी कर लो, आउटर वाले को बी कर लो, इनर वाले को ए कर लो, है ना, अंदर से बाहर जाना है तो ए से बी, है ना। तो आर ए आपका इनर हो गया रेडियाई, और आर बी आपका आउटर रेडियाई हो गया। तो इनका कैपेसिटेंस इतना आएगा सिलेंड्रिकल, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बी सी आर बी बाई आर ए, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। देन इसके बाद न्यूमेरिकल का, हाँ समय आएगा न्यूमेरिकल का, बस ये चैप्टर हो जाए फिर उसके बाद न्यूमेरिकल ही करना है, एक चैप्टर हो गया। अब जरा हम जैसे रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल होता है ना, वैसे यहाँ पे भी देखना कि क्या होगा, सीरीज़ में क्या होगा कैपेसिटेंस और पैरेलल में क्या होगा। पैरेलल आपका 3-4 बार आ गया है बोर्ड्स में 3 मार्क्स में, तो हम यही देखेंगे कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस इन सीरीज़, सीरीज़ में कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, सीरीज़ में कैपेसिटेंस कितना होगा इसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। तो बच्चों ये बात याद रखना कि सीरीज़ में क्या सेम होता था, आप खुद देखो, सीरीज़ में करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंट होता था, जबकि पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता था और करंट डिफरेंट होता था, ब्रांच हो जाती थी करंट की, है ना, डिवाइड हो जाता था। तो यहाँ पे आप ये याद रखना, यहाँ पे करंट जैसा तो कुछ नहीं है, पर करंट इन 1 सेकेंड है आप पे, जिसे हम चार्ज बोलते हैं। सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होती है ना, तो करंट का कोई भाई तो होगा, हाँ एक भाई है। करंट अगर 1 सेकेंड में फ़्लो करे तो उसे चार्ज बोलते हैं। तो सीरीज़ में यहाँ पे चार्ज सेम है, पोटेंशियल अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, पर चार्ज सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ में कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंट है, चार्ज सेम है। चलिए बना के देखते हैं सीरीज़ में बनेंगे कैसे। तो मान लो मैंने 3 कैपेसिटर बना दिए यहाँ पे, ठीक है, 3 कैपेसिटेंस मैंने बना लिए, और एक कैपेसिटेंस का नाम C1 बोल दिया, एक का C2 बोल दिया, एक का C3 बोल दिया, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ प्लस से माइनस जाए करंट, आपका करंट सपोज़ I है, I गया और I आया। बच्चों होगा क्या, जब ये करंट जाएगा तो यहाँ पे लेटर से प्लस क्यू चार्ज बनाया अगर इसने, करंट ने या दिया, तो यहाँ पे माइनस क्यू देगा, है ना, इंडक्शन कंडक्शन की वजह से। फिर यहाँ पे प्लस क्यू बनाएगा तो यहाँ पे चार्ज कितना देगा, माइनस क्यू। देखो बच्चों माइनस तो नहीं आ सकता ना, फिर चार्ज अपोज होगी, तो प्लस माइनस चलेगा, फिर प्लस माइनस चलेगा, फिर प्लस माइनस चलेगा। ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया करंट का। बच्चों पोटेंशियल ऑब्वियसली अलग होगी, अगर पूरी बैटरी का पोटेंशियल V है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक V1 होगा, फिर यहाँ तक V2 होगा, फिर यहाँ तक V3 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पोटेंशियल अलग अलग है। पोटेंशियल कितने हैं भाई, टोटल पोटेंशियल बैटरी का अगर कोई लॉस नहीं है एनर्जी का, तो V आपको क्या मिलेगा, अक्रॉस C1 कितना पोटेंशियल है, V1, अक्रॉस C2 कितना है, V2, और अक्रॉस C3 कितना है, V3। तो V की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। बच्चों जो आपका Q होता है वो CV के बराबर होता है, हम अभी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से V बताइए आप, V कितना होगा, तो V होगा आपका Q/C। V जो आपका होगा वो होगा Q/C। वही फार्मूला लगाते हैं। आप एक बात खुद बताइए, चाहे C1 हो, C2 हो, C3 हो, सब में चार्ज तो Q ही है ना। तो V1 में भी Q आएगा, V2 में भी Q आएगा, V3 में भी क्या आएगा, Q आएगा। चार्ज तो सब में क्या है, सेम है। V1 Q बाई उसका कैपेसिटेंस,
V2 होगा Q बाई उसका कैपेसिटेंस, V3 होगा Q बाई उसका कैपेसिटेंस। ये Q क्या चीज़ है? तो जैसे V1 है तो चार्ज तो सब में Q है, पर V1 किस कैपेसिटर का पोटेंशियल है, तो वो C1 का है, तो V1 आपका हो जाएगा Q बाई C1। V2 आपका होगा Q बाई C2। V3 आपका होगा Q बाई C3। अगर नहीं आया तो बस ऐसे समझ लो, V1 होता Q1 बाई C1 वहाँ से, V2 होता Q2 बाई C2 वहाँ से, V3 होता Q3 बाई C3। पर मैंने बोला सीरीज़ में करंट सेम है, तो क्या Q1, क्या Q2, क्या Q3, सब Q ही तो होते, तो Q कर दिया। अब समझदार बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे। Q कॉमन ले लिया तो क्या बना 1 बाई C1, यहाँ पे क्या बना 1 बाई C2, यहाँ पे क्या बना 1 बाई C3। अब अगर ऐसी सारी चीज़ें हो गई हैं तो ये Q यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब V जाएगा, V की तरफ जाएगा तो नीचे चल जाएगा, तो Q नीचे गया V के, तो V बाई Q आपका आ गया 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। ओके, इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अब बच्चों क्या हो कि अगर हम एक ऐसा कैपेसिटेंस ले लें जो इन तीनों का ही काम कर दे, एक ऐसा कैपेसिटेंस ले लिया जाए जो इन तीनों का काम कर दे, मतलब तीनों के जितना ही उसका कैपेसिटेंस हो, तो दूसरा डायग्राम आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। मान लो एक कैपेसिटेंस ये अकेला है, इस कैपेसिटेंस को हम CS बोल रहे हैं क्योंकि C सीरीज़ चल रहा है, और यहाँ पे वही बैटरी V पोटेंशियल वाली, करंट गया, करंट आया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये ऐसा कुछ होता, इसने भी चार्ज Q बनाया होता, तो इस बच्चों इसका खुद का कैपेसिटेंस कितना आ जाता? तो आप बोलते सर इसका कैपेसिटेंस यहाँ से अगर हम देखें तो Q बाई V होता है, C कितना होता है यहाँ से देख लो, चाहे Q बाई V होता है, तो सर Q लिखते और V नीचे लगा देते। तो मैंने बोला बेटा अगर ये भी Q बाई V है और ये V बाई Q है, तो आप मुझे बताओ अगर ये खुद Q बाई V है तो V बाई Q तो इसका उल्टा होता ना, 1 बाई C सीरीज़ होता, और कुछ थोड़ी होता। V बाई Q क्या होता, 1 अपॉन C सीरीज़ होता। तो V बाई Q की जगह यहाँ पे 1 अपॉन जैसी आप C सीरीज़ डालेंगे, V बाई Q की जगह 1 अपॉन C सीरीज़ डालेंगे, तो यही आपकी चीज़ बराबर आ जाएगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के। तो ये आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज़ हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसका मतलब यहाँ घपला बस इतना है कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज़ का होता है, जो ये चीज़ है, वो यहाँ पैरेलल का होगा, जो हम अभी प्रूफ करेंगे। पर जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वो कैपेसिटेंस में सीरीज़ का होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है बच्चे, देख लो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चे, कुछ स्पेशल केसेस इसमें ही देख लेते हैं। तो अगर 3 कैपेसिटर हैं सीरीज़ में, 3 कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, तो आपको पता चला 1 अपॉन C सीरीज़ कितना आया, 1 अपॉन C1 आया, 1 अपॉन C2 आया, 1 अपॉन C3 आ गया। मान लो बच्चों ये तीनों बराबर हो जाएं, एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, C1 C2 C3 तीनों C ही हो जाएं, तो अब नया कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो बच्चों आप बोलोगे C1 C2 C3 तीनों C हैं, तो तीनों को बच्चों C लिख दो। 1 प्लस 1 प्लस 1 आपका 3 होता है, तो 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C आपका 3 बाई C आ जाएगा। तो C सीरीज़ आपका कितना आ गया, C बाई 3 आ गया। तो आप बस मुझे इतना बताओ, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर हम 2 3 4 कैपेसिटेंस को अगर सीरीज़ में लगा दें, तो जो नेट कैपेसिटेंस मतलब सीरीज़ कैपेसिटेंस आएगा वो इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा या इंडिविजुअल से छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, जो टोटल है। तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो बस आप इतना कर दो हमारे लिए कि C आप 3C बोल लो, और सर क्योंकि थोड़ा आप बस सर इतना दिमाग लगा लो कि C जो है कुछ और नहीं है, C1 है, C2 है, C3 है, तो आपको पता चला C1 3 टाइम्स है नेट के, नेट ही है ना, ओ सॉरी C जो है 3 टाइम्स है C सीरीज़ के। तो बच्चों ये जो C है वो ये C1 ही तो है,
तो C1 3 टाइम्स आया C सीरीज़ के। ऐसे काम C2 भी करेगा और ऐसे काम C3 भी करेगा। तो आप खुद ये बताइए कि कौन बड़ा है, इंडिविजुअल बड़े हैं या ये? भाई इंडिविजुअल कब आएंगे, C1 कब आएगा, जब C सीरीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो C सीरीज़ तो छोटा हुआ, C2 C3 भी ऐसे ही आएंगे जब हम C सीरीज़ को क्या करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें। तो हमें यहाँ से पता चला कि हेयर नेट सीरीज़ कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस, हेयर नेट सीरीज़ कैपेसिटेंस इज़ लेसर देन इंडिविजुअल, लेसर देन इंडिविजुअल। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। 2 के लिए भी बच्चों आप बना सकते हो। 2 के लिए तो सीधा याद रखो आप लोग क्या होता है ना। 2 के लिए आप लोग सीधा याद रखो क्या होता है। तो 2 के लिए बच्चों आप लोग ऐसे बोलोगे 1/C सीरीज़ 1/C1 प्लस 1/C2। बेटा एलसीएम लोगे कितना आएगा, C1 C2 एलसीएम आएगा। ओके, C1 पे किसकी कमी, C2 की, तो C2 गया इधर, और C2 पे किसकी कमी, C1 की, तो C1 गया इधर। बेटा ये तो 1/C सीरीज़ आया, C सीरीज़ बताओ क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो C1 C2 आपका ऊपर आ जाएगा और C1 प्लस C2 आपका नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये मेमोराइज़ करना है, टाइम बचेगा, टाइम इज़ एवरीथिंग। तो मेमोराइज़ करो इस चीज़ को कि C सीरीज़ कितना होता है, C1 C2/C1 प्लस C2 होता है। फिर वही बात, अगर C1 C2 बराबर हो जाएं तो आपका C सीरीज़ कितना आ जाएगा बच्चे, C1 C2 दोनों C मान लो आप, C हो जाएं तो C इंटू C आपका C² हो जाएगा। C1 भी आपका C है, C2 भी C है, तो आपका 2C हो जाएगा, और C से एक पावर कैंसिल होगी तो C/2 आएगा। जैसे वहाँ से C/3 आया है, यहाँ से C/2 आएगा। तो ये आपका कैपेसिटेंस इन सीरीज़ हो चुका है। ओके, कैपेसिटेंस इन सीरीज़। इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ओके, कैपेसिटेंस इन पैरेलल देखा जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में वही आएगा जो रेजिस्टेंस के सीरीज़ में आता था। करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, 3 कैपेसिटेंस बनाए जाएंगे, बराबर बनाए करो बच्चों ने, है ना। ये एक का नाम C1 बोल दोगे, एक का C2 और एक का C3 बोल दोगे, और इन कॉमन पॉइंट से इन्हें ज्वाइन कर लोगे, ऐसे 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 ऐसे, ये हमने ज्वाइन कर लिए है ना, ये ऐसे ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे बनाओगे आप बैटरी, प्लस माइनस ऐसे बना ली, ये प्लस ये माइनस। तो बच्चे आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हुआ, मान लो अगर यहाँ पे I या Q चार्ज होता, अब तो चार्ज की बात करेंगे ना, Q चार्ज होता बेटा तो वो सेपरेट हो जाता, पोटेंशियल तो सेम रहता पर चार्ज अलग अलग होता। अगर टोटल चार्ज Q होता तो जो C1 की तरफ गया, क्योंकि वो 1 है तो C1 की तरफ Q1 जाता, फिर यहाँ पे कितना जाता, Q2 जाता। ब्रांच दिख रही है आपको, जब ये Q चार्ज यहाँ आएगा तो इसे 3 पार्ट में 3 दिख रहे हैं ये उंगली के 3 पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा। वही चीज़ कर रहा हूँ, Q ऊपर जो C1 की तरफ गया Q का पार्ट वो Q1 हो गया, C2 की तरफ गया वो Q2 हो गया, और C3 की तरफ जो आया वो Q3 हो गया। अब ये जाएगा यूँ, ये भी जाएगा आगे, ये भी जाएगा आगे, ये तीनों मिल जाएंगे, मतलब यहाँ कुल मिला के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा, और वो तीनों ही Q के बराबर हैं, तो नीचे जाके वो क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। बेटा पोटेंशियल सबका ही V होगा, देखो दोनों एंड सेम है ना। देखिए अगर ये A होता B होता तो मुझे बताओ बैटरी किस 2 पॉइंट के बीच लगी है, तो आप बोलते सर A और B के बीच में लगी है। मैं पूछता C1 जो कैपेसिटेंस है वो किन 2 पॉइंट के बीच में लगा है, तो आप बोलते सर A और B के बीच में बना है। मैं बोलता C2 तो आप बोलते A और B के बीच में। मैं बोलता C3 तो आप बोलते सर A और B के बीच में। तो सभी तो A और B के बीच में है, मतलब सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेटा, सबके लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गई कि जो Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस कितना है बच्चे, Q3 है। कहीं भूले तो नहीं, Q आपका CV होता है। चलिए CV होता है तो सर आज तो V सबका सेम है, हाँ बेटा सेम है। Q1 होगा तो क्या लिखोगे, C1V लिखोगे,
क्योंकि V सबका सेम है। Q2 होता तो क्या लिखोगे, C2V लिखोगे, और Q3 होता तो आप क्या लिखते, C3V। सर नहीं आया समझ में, V चलो कोई नहीं, V1 V2 V3 लिख लो। पर बेटा तीनों जो पोटेंशियल हैं उन सबका डिस्टेंस सेम ही तो है, A से B, तो सब सेम ही होंगे तो सबको V ही मान लो। तो ऐसा मान लिया, तो Q आपका कितने के बराबर आ गया बेटा, V कॉमन ले लो, तो C1 + C2 + C3। फिर आप क्या करना, वही डायग्राम बनाना जो आपने बनाया था डायग्राम। क्या करा था उस डायग्राम में, एक ही कैपेसिटेंस मान लिया था और वो कैपेसिटेंस उतना ही काम कर रहा था जितना ये तीनों कर रहे थे। उसमें भी चार्ज कितना गया होगा, Q गया होगा। उस कैपेसिटेंस को हमने C पैरेलल बोल लिया, ठीक है, उसने भी इतना काम करा होगा। तो यहाँ से बताओ मुझे आप, C पैरेलल की वैल्यू कितनी आती, C होता है बेटा आपका कितना, Q/V। Q चार्ज, पोटेंशियल कितना V। चलिए तो यहाँ से भी तो Q/V ही बन रहा है, C1 + C2 + C3। तो Q/V कितने के बराबर होगा बेटा, उसके बराबर होगा C पैरेलल, जो कि है C1 + C2 + C3। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जो पैरेलल कैपेसिटेंस आया है वो तीनों को जोड़ के आएगा, तो यहाँ पे नेट या इफेक्टिव इंडिविजुअल से क्या होगा, बड़ा होगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। वही स्पेशल केसेस लिख लीजिए नोट डाल के कि C1 C2 C3 तीनों आपके क्या हो जाएं, C हो जाएं, तो C पैरेलल आपका कितना आ जाएगा, 3C आ जाएगा। बच्चे देखो खुद, इतना भी बताऊं क्या, C1 C है, C2 C है, C3 C है, C + C आपका 3C हो गया। तो अब देखिए आपका इफेक्टिव जो है या जो नेट है आपका वो ग्रेटर है C1 C2 C3 के सम से, तो ग्रेटर है इंडिविजुअल से। और दो का आप बता ही सकते हो 2C होगा, है ना, ये फ़र्क है इनमें, है ना। तो आप लोग ये देखिए और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है।